दोस्तों, देश इस वक्त एक आपदा की स्थिति से गुजर रहा है। ज़ाहिर तौर पर देश में एनडीएमए लगा हुआ है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों में नॉर्मल से अधिक शक्तियां आ गई हैं। हमने देखा है कि अक्सर जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो यदि वो जो सरकारों के किसी चहेते अभिनेता या निर्माता निर्देशक द्वारा निर्देशित या अभिनीत होती हैं और उसका कहीं से भी हल्का सा भी सामाजिक सरोकार होता है फिल्म का, तो उसे अक्सर टैक्स फ्री घोषित कर दिया जाता है, मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकारों का मानना है कि यदि कोई फिल्म अगर सामाजिक संदेश दे रही है जिससे सामाजिक कोई बुराई पे चोट लगती है या समाज का भला हो सकता है, तो उसे अधिक लोगों तक पहुंच बनानी चाहिए। मनोरंजन कर से मुक्त करके फिल्म की जो टिकट है, सिनेमा हॉल की टिकट, उसका दाम कम हो जाता है। तो इससे सरकारें मानती हैं कि अधिक लोग ये संदेश पा सकेंगे, देख सकेंगे, और इसलिए मनोरंजन कर को मुक्त किया जाता है। लेकिन ये पैमाना शायद अभी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और नेशनल डिज़ास्टर जो आई हुई है, जिस आपदा से देश इस वक्त, जो स्वास्थ्य आपदा इतनी बड़ी देश भुगत रहा है, मैं कहूँगा, लगता है उस पर लागू नहीं होता है। देश इस समय सांसों के लिए लड़ रहा है। मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल में बिस्तरों के लिए भटक रहे हैं। लोग सड़कों पर, अपने घरों में, अस्पताल के दरवाजे पर, बरामदे में दम तोड़ रहे हैं। उन्हें ज़रूरी स्वास्थ्य मदद मुहैया नहीं हो पा रही है। ज़रूरी दवाएं, ज़रूरी ऑक्सीजन, ज़रूरी अन्य जो उपकरण हैं स्वास्थ्य के लिए, वो मुहैया शायद नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से लोगों की इस वजह से मौत हो रही है। हम दिन रात ये देख रहे हैं, देश के हर कोने में देख रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार, जो कि एनडीएमए के अंतर्गत इस वक्त सर्वोच्च कर्ता धर्ता बनी बैठी है, हमारी बतौर नागरिक उनसे एक्सपेक्टेशन जाहिर तौर पे होती है कि वो अपना कदम बढ़ाएं, नागरिक का हाथ थामें, उसे ढाढ़स दें, और इतना ही नहीं, वो उसकी मदद करें। जहाँ तक हो सके उसकी मदद करें। एक एक जान बचाने की कोशिश करें। एक एक व्यक्ति को जो पीड़ा में है उसका संबल बन सके। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मुताबिक देश के 135 करोड़ आबादी में से 82 crore people out of 135 crore people have slipped down the poverty line। जी हाँ, 82 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं इस वक्त। आर्थिक हालात पिछले कुछ सालों में इतने बदतर हो चुके हैं, और स्पेशली लॉकडाउन ने लोगों को तोड़ कर रख दिया है। जेबों में पैसा नहीं है, और इलाज जब करवाने जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा अप्रत्याशित खर्च मांगा जा रहा है। दवाएं इतनी महंगी हैं। प्राइवेट अस्पतालों के बिस्तर पहले तो मौजूद नहीं है, यदि मौजूद भी हैं तो मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। मुंह मांगे का आप मतलब समझते होंगे। इंसान की पूरी पूरी जमा पूंजी खर्च हो जा रही है यदि अनफॉर्चुनेटली उसके परिवार में कोई बीमार पड़ रहा है कोविड से और उसे अस्पताल का रास्ता देखना पड़ रहा है। इंसान अपने गहने, अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर हो चुका है। इंसान अपनी संपत्ति गिरवी रख रहा है। इंसान लोन उठा रहा है। इंसान के इतने बुरे हालात हैं इस वक्त देश में। ऐसे में हमारी केंद्र सरकार हमारी मदद कैसे कर रही है? कैसे वो हमारा हाथ थाम रही है? कैसे वो पीड़ा में पड़े हुए अपने वोटर को, जी हाँ, ज़्यादातर उसी का वोटर है, केंद्र सरकार को भारी बहुमत मिलता रहा है, उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट देश के लगभग हर कोने में मिलते रहे हैं, तो अमूमन हर दूसरा भारतीय वो इस केंद्र सरकार का सृजन करता है।
केंद्र सरकार को बनाने वाला है, केंद्र सरकार का समर्थक है या रहा है, केंद्र सरकार को उसने अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके पांव छूकर आप आज सत्ता में पहुंचे हैं। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं जब वो पीड़ा में है? मैं बताता हूं आप क्या कर रहे हैं। आप 12% 100 रुपए की मेडिकल ऑक्सीजन यदि एक व्यक्ति अपने परिजन को चढ़ा रहा है तो उसमें से 12 रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर अपनी जेब में डाल ले रही है। उसी प्रकार से रेमडेसिविर, आपको पता होगा कि ये इंजेक्शन कितना ज़्यादा डिमांड में है, कितना महंगा बिक रहा है। 12% जो इसमें जीएसटी है वो नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है। सैनिटाइज़र जो कि एक आम ज़रूरत बन चुका है, रिकमेंड किया गया है WHO द्वारा, विभिन्न हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, डॉक्टर्स द्वारा एज अ बेसिक, वो गरीब व्यक्ति भी जो जिसको साबुन तक नसीब नहीं होता था उसे सैनिटाइज़र खरीदना पड़ रहा है अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। सैनिटाइज़र पर 12% जीएसटी लिया जा रहा है। ऐसे हालात में वेंटिलेटर, जब इंसान मौत के संग लड़ाई की अंतिम स्टेज पर पहुंचता है तो उसे वेंटिलेटर पर डाला जाता है। वेंटिलेटर पर नरेंद्र मोदी जी 12% टैक्स ले रहे हैं। 5% वैक्सीन, जो कि अकेली शील्ड, अकेली ढाल बताया जा रहा है इस बीमारी से, उस पर भी एक एक वैक्सीन पर नरेंद्र मोदी 5% ले रहे हैं। यानी कि 100 रुपए में से 5 रुपए वो अपनी जेब में डाल ले रहे हैं। वो नहीं भी डालते तो चलता, हमें थोड़ा सस्ता पड़ता या हमारी राज्य सरकारों को थोड़ा सस्ता पड़ता, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी 20% टैक्स ले रहे हैं ऑक्सीमीटर पर। ऑक्सीमीटर एक आम ज़रूरत बन गया है, हर व्यक्ति अपने परिवार में ऑक्सीमीटर लेकर रखना चाह रहा है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ रही है। जिस प्रकार से महामारी फैली हुई है, जिस प्रकार से वो लोगों को हर्ट कर रही है, लगातार डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑक्सीमीटर से लगातार अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहें, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से गिरता है और एकदम से आदमी, स्वस्थ आदमी, वो मौत के मुंह में स्लिप हो जा रहा है। तो इससे डरे हुए लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीमीटर ले रहे हैं, और ऑक्सीमीटर पर नरेंद्र मोदी 100 रुपए में से 20 रुपए ले रहे हैं अपनी जेब में डालने के लिए। इसी तरह से 18% फेस शील्ड पर इस्तेमाल हो रहा है। लोग, परिजन अस्पतालों में जा रहे हैं, परिजन किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, ज़्यादातर अस्पतालों में ही जा रहे हैं, और ऐसे में उन्हें अपने आप को बचाने के लिए मजबूरन ये चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं। फेस शील्ड पर आप समझिए 18% ले रहे हो। 12% ऑक्सी कंसंट्रेटर पर टैक्स लगाया जा रहा है। अधिकतर ऑक्सी कंसंट्रेटर वो भारत में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और जो विदेशी लोग दाम ले रहे हैं, जो फैक्ट्रियां दाम ले रही हैं, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी वगैरह छोड़ दीजिए, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी। 5% से लेकर 18% तक अलग अलग प्राइस रेंज के मुताबिक वो पीपीई किट पर भी लिया जा रहा है। पीपीई किट जनरली वो डॉक्टर्स पहन रहे हैं, वो हेल्थ स्टाफ पहन रहा है, वो सफाई कर्मचारी पहन रहे हैं, और वो परिजन पहन रहे हैं जो कि कोविड वार्ड में या कोविड के मरीजों के नज़दीक रह रहे हैं, या फिर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल मजबूरी में आदमी ये कोविड पीपीई किट पहनता है, किसी को शौक नहीं होता। और पीपीई किट एक बार पहनने के बाद वो बर्बाद हो जाती है, यूज़ एंड थ्रो आइटम है। यानी कि आप एक पीपीई किट अभी पहनते हैं और आपका उसके बाद आप उस इलाके से बाहर आ जाते हैं, उन लोगों से दूर हो जाते हैं, तो आपको वो उतार कर फेंक देनी पड़ती है, डिस्ट्रॉय कर देनी पड़ती है। यानी कि आप फिर से यदि उस इलाके में जाएंगे तो आपको दूसरी किट पहननी पड़ती है। तो जितने बार भी आप वो किट खरीद रहे हैं, आप 100 रुपए में से 5 से लेकर 18 रुपए वो आप नरेंद्र मोदी को चढ़ावा दे रहे हैं। टेस्टिंग किट, टेस्टिंग लगातार हो रही है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई है देश में। हालांकि टेस्टिंग अभी रोकी जा रही है, लेकिन एक तरह से टेस्टिंग करते करते जो सरकारें हैं, जो पब्लिक कॉफर्स हैं, पब्लिक जो फंड्स हैं, वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं।
इंसान की जेबें एक तरह से हल्की होती जा रही हैं टेस्टिंग कराते कराते। ये अनवरत चलता हुआ प्रोसेस है, रुक नहीं रहा है। हर बार टेस्टिंग पर 12 रुपये 100 रुपये में से आप नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। ये तब है जब विकसित देशों जैसे सिंगापुर, जो सामान्य जीएसटी का स्लैब है वो अधिकतम 7% जाता है, 7% उस आइटम पर जिस पे सबसे अधिक जीएसटी लिया जाता है। 5 से 7% का जो जीएसटी है वो लेने में देश सिंगापुर जैसा बन जाता है। वहाँ के जो आम इंसान है उस पर उतनी आंच उतना बोझ नहीं आता है और सरकारें ईमानदारी से खर्च करके अपने देश को विकसित रख सकती हैं, वेल इक्विप्ड रख सकती हैं। बहुत ही डेवलप्ड नेशन, सबको पता है कि सिंगापुर कैसा दिखता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार से अन्य विकसित देशों का भी यही हाल है। लेकिन हमारे देश में इन बेहद ज़रूरी चीज़ों पर भी आप देखिए कि आम तौर पर 12 से लेकर 20% जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। तो आपदा वो देश के लिए है, लेकिन इसमें अवसर तलाश लिया है देश की राष्ट्रीय सरकार नरेंद्र मोदी ने। और इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसमें मैंने पेट्रोल डीजल गिना भी नहीं है। पेट्रोल डीजल की ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ रही है एम्बुलेंसेस में ट्रांसपोर्ट करने में मरीज़ों को और उनके डेड बॉडीज़ को। ये जैसे ही बंगाल का चुनाव ख़त्म हुआ है, लगातार इसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 4-5 दिन से प्रतिदिन इसके दाम बढ़ रहे हैं, कोई उसमें कोताही नहीं बरती जा रही है। सरकार लगातार कहती रही है कि उसके बस में नहीं है पेट्रोलियम उत्पादों के प्राइसेस कंट्रोल करना। यदि ऐसा नहीं है तो पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे उस दौरान ये वृद्धि कैसे रुक गई। और ये कोई पहला मौका नहीं था जब चुनावों के चलते ये वृद्धि रुक गई और चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट्स आते ही किस प्रकार से वृद्धि चालू हो गई। तो ये सब जो बातें हैं ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं उस तड़पते आम आदमी को, जिसकी जेब वैसे ही लुट रही है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देते जा रहे हैं। मदद देने के बजाय आप इंसान को और अधिक फोर्स से मौत के कुएं में, गरीबी के कुएं में, तंगहाली के कुएं में, बेचैनी मजबूरी के कुएं में धकेल रहे हैं। ये वही देश है दोस्तों, ये वही पार्टी की सरकार है जिसने सचिन तेंदुलकर, विश्व के एक सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर ने जब फेरारी इंपोर्ट की थी तो उसे टैक्स में रिबेट दिया था इस नाते कि वो एक देश सेवा कर रहा है। सचिन तेंदुलकर को फेरारी पर टैक्स देना भारी पड़ रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार मेहरबान हुई थी केंद्र में और उसने फेरारी पर जीएसटी, फेरारी पर जो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगनी थी वो माफ़ कर दी थी। लेकिन आज ये वही सरकार है जो मैं कहूँगा कि मरते हुए इंसान से भी मरने से पहले कुछ टैक्स ले रही है, मरने के बाद चिताओं पर टैक्स ले रही है, मरने के बाद उसके कफन के टैक्स ले रही है, उसको दफन करने वालों, उसके अंत्येष्टि करने वालों की पीपीई किट पर टैक्स ले रही है। ऐसे वक्त में यदि वो टैक्स ना भी लेते तो चल जाता, या फिर बहुत नाम मात्र का टैक्स लेते तो भी चल पाता। लेकिन 100 रुपये में से 12 रुपये, 100 रुपये में से 20 रुपये लेना, ये कमर तोड़ देने से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि हानिकारक साबित हो रहा है आम इंसान के लिए। तो फिर मैं कहूँगा कि ये आपदा आपके लिए है, हमारे लिए है, आम इंसान के लिए, गरीब के लिए है। अवसर उन हुक्मरानों के लिए है जो कि 20,000 करोड़ रुपए का महल बनवा रहे हैं, जो कि राजपथ को खंडित कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। इंडिया गेट का इलाका देखने लायक नहीं रह गया। 400 जामुन के पुराने पेड़ उखाड़ दिए जा चुके हैं, सिर्फ इस सनक में कि उन्हें वो करना है जो उन्होंने निश्चित किया है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। छोटे से छोटे देश, बांग्लादेश जैसे देश 10,000 रेमडेसिविर के वायल्स भेज रहे हैं हिंदुस्तान बतौर मदद। पाकिस्तान ने मदद ऑफर की है एम्बुलेंसेस की, भूटान दे रहा है ऑक्सीजन। हर छोटा बड़ा देश अपना कंट्रीब्यूशन मानवता के बेसिस पे
हिंदुस्तानियों को एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन आप समझिए, मदद मांगी जाती है, मदद की ज़रूरत होती है। हॉलैंड से सेम डे आज मदद मांगी जाती है और आज ही जो मदद है, जो रसद है, जो भी हेल्थ इक्विपमेंट्स चाहिए वो लैंड कर जाते हैं हिंदुस्तान। 25 अप्रैल को लैंड करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, पूरी सरकार वो बंगाल चुनावों आदि में बिजी है। उसको चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। 25 तारीख को वो लैंड करता है और 2 मई तक वो आकर पड़ा रहता है। कायदे से इसे तुरंत उसी समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। इतना कम से कम एक मैं कहूँगा कि एक कमज़ोर और एक नकारा सरकार भी कम से कम इतना कर देगी कि इतने बड़े आपदा के जब समय चल रहा है तो वो इसे पहुंचा देगी, मरते को बचाने की कोशिश करेगी, अन्य बातें किनारे रखकर। लेकिन 2 अप्रैल को जाकर एसओपी बन रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चीज़ें वहीं पड़ी हैं। मनमाने तरीके से वो जो विदेशों से मुफ्त में देशों ने भारत के प्रेमवश वो चीज़ें जाने बचाने के लिए भेजी गई हैं, वो मनमाने तरीके से बांटा जा रहा है। दिल्ली के लिए उदाहरण, दिल्ली में केंद्र सरकार के पास हज़ारों बिस्तर हैं केंद्र सरकार के अस्पतालों में, लेकिन फॉर एग्जांपल एम्स जैसे अस्पताल मात्र 80 बेड्स वो कोविड के लिए हैं। हज़ारों जो भी बेड्स हैं वो कोविड के लिए बेड्स नहीं हैं, लेकिन बाईपैप मशीन आ रही है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं इंपोर्टेड, वो सारे वहाँ पे लगा दिए जा रहे हैं जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स भर्ती नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ वीवीआईपी भर्ती करेंगे। जो आम इंसान के अस्पताल हैं, पब्लिक मासेस जहाँ पर जा रही हैं, हज़ारों हज़ार की संख्या में जहाँ पर आदमी इलाज करवा रहा है अपना, भीड़ लगी हुई है, बिस्तर खाली होने की होड़ लगी हुई है। एक इंसान मरता भी है तो किसी को राहत की सांस मिल रही है कि बिस्तर खाली हुआ, उसका नंबर आएगा, जान बचाएंगे। ऐसे में भी उनके पास इक्विपमेंट्स इस रेशियो में नहीं भेजे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश में आपदा किसकी है, अवसर किसका है, और ये आपदा में अवसर किसका है। आपदा का गठरी, आपदा का बोझ आपको ही ढोना है, अवसर वो कमा रहे हैं। ये देश के नागरिक को मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ।